जैसे ही फिल्म शुरू होती है, हमारा परिचय एक प्रसिद्ध वकील लॉरेन मोनरो से होता है। उसने अदालत में एक अपराधी का बचाव करने के लिए $1 मिलियन की पेशकश की, लेकिन उसने इसे ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि वह बड़ी रकम कमाने से ज्यादा ईमानदारी और सही काम करने को महत्व देती है। वैसे भी वकील बहुत पैसा कमाते हैं। फिर कहानी लॉरेन के छोटे भाई विलियम मोनरो पर केंद्रित हो जाती है, जो न्यूयॉर्क शहर का मेयर बनने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद हम उनके पिता आर्च मोनरो, एक धनी व्यापारी से मिलते हैं। वह जंगल में था जब उसे अचानक सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वह अपनी कार तक पहुंचने में सफल हो जाता है, लेकिन घर जाते समय उसकी दुखद मृत्यु हो जाती है। लॉरेन, जो एक संवाददाता सम्मेलन में थी, को दिल दहला देने वाली खबर मिलती है। दृश्य आर्च के अंतिम संस्कार में बदल जाता है, जहां पूरा परिवार उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा होता है। अंतिम संस्कार के बाद भाई बहन बात करते हैं और विलियम बताते हैं कि उनके पिता को लॉरेन पर गर्व है। वे अपनी मां को अपने करीब लाने पर भी चर्चा करते हैं। अंतिम संस्कार के बाद लॉरेन अपने पिता के कार्यालय जाती है और उन अच्छे दिनों को याद करती है जब उन्होंने उसे शतरंज सिखाया था। वह देखती है कि कैसे खेल जीवन की जटिलताओं को प्रतिबिंबित करता है। कुछ दिनों बाद परिवार के वकील हेरोल्ड आर्च की वसीयत साझा करने के लिए आते हैं। वसीयत में लॉरेन की मां कैथरीन को उनकी कंपनी का नया CEO नामित किया गया। विलियम को $20 मिलियन मिलते हैं, जबकि लॉरेन के पास किसी कारण से केवल $1 मिलियन ही बचे हैं। शेष $50 मिलियन पुलिस और मेडिकल स्कूलों को दान किए जाने हैं। हेरोल्ड लॉरेन से अकेले में बात करता है और उसे उसके पिता द्वारा छोड़ा गया एक पैकेज सौंपता है। अंदर उसे एक USB स्टिक और चाबियों की एक जोड़ी मिलती है। वह अपने लैपटॉप में USB स्टिक डालती है और उसे अपने दिवंगत पिता का एक वीडियो संदेश मिलता है। वीडियो में वह उससे एक छिपी हुई सच्चाई को उजागर करने के लिए कहता है और पश्चाताप व्यक्त करता है। चूंकि वह जीवित रहते हुए इसका खुलासा नहीं कर सका, अब ये रहस्य उजागर हो गया है कि आप अपने भाई के मूल्य का केवल 20वां हिस्सा ही हैं। अगले दृश्य में स्तब्ध लॉरेन इस छिपी हुई सच्चाई को उजागर करने के लिए जंगल में जाने का फैसला करती है। इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, उसके पति ने उसकी भलाई की चिंता करते हुए उसे रोक दिया। वो उसे आश्वस्त करते हुए कहती है कि उसे बस कुछ समय अकेले चाहिए। जंगल में उसे एक बंद दरवाजा मिलता है जो एक प्रवेश द्वार जैसा दिखता है। पहले मिली चाबी से वो ताला खोलती है, जिससे तहखाने की ओर जाने वाली सीढ़ियों का एक सेट दिखाई देता है। घबराकर लॉरेन अंधेरे बंकर में उतरती है और दरवाजे के पीछे एक संयमित व्यक्ति को देखती है। भयभीत होने के बावजूद वो उसकी जांच करने के लिए उसके पास आती है, लेकिन उसकी अचानक हरकत से वो चौंक जाती है और वो बंकर से बाहर निकल जाती है। घर वापस आकर लॉरेन मदद के लिए 911 पर कॉल करने के बारे में सोचती है, लेकिन उसका भाई समय रहते हस्तक्षेप करता है। वह अपने पिता की वसीयत से प्राप्त धन के असमान वितरण के बारे में उससे सहानुभूति रखता है और अपना हिस्सा साझा करने की पेशकश करता है। हालांकि लॉरेन ने इस बात पर जोर देते हुए मना कर दिया कि पैसा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं है। उस शाम लॉरेन अपने पिता के साथ अपनी बचपन की तस्वीर को देखती है और उनके साथ हुई पिछली बहस को याद करती है। ये पता चला कि आर्च ने उसे अदालत में अपने अमीर दोस्तों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा था। एक अनुरोध उसने अपने पिता के दोस्त जैसे अपराधियों का बचाव करने की अनिच्छा के कारण अस्वीकार कर दिया था, जिसने दावा किया था कि उसके दोस्त बिल पर अनुचित व्यवहार का झूठा आरोप लगाया गया था। अगली सुबह लॉरेन बंकर में फिर से जाने का फैसला करती है, इस बार बंदूक से लैस होकर। जब वो प्रवेश करती है तो वह आदमी को सोता हुआ पाती है, इसलिए वो उसकी पहचान करने के लिए सावधानी से उसकी उंगलियों के निशान लेती है। लेकिन जैसे ही वह जागता है, वो झट से पीछे हट जाती है। वह बाद में फेस मास्क के साथ लौटती है और उसका नाम पूछती है। उसे आश्चर्य हुआ। वह आदमी लॉरेन और उसके परिवार के बारे में हर विवरण जानता है, जिसमें उसका जन्मदिन, उसके भाई का नाम और यहाँ तक कि उसकी शादी भी शामिल है, जो उसके पिता की इच्छा के विरुद्ध थी। उसके परिचित होने से आश्वस्त होकर लॉरेन अपना मुखौटा उतार देती है और उससे फिर से सवाल करती है। जवाब देने के बजाय आदमी पूछता है कि क्या वह एक अच्छी इंसान है। जब वो पुष्टि करती है तो वो उसे रिहा करने का आग्रह करता है और कहता है कि एक अच्छा व्यक्ति यही करेगा। लॉरेन सशंकित रहती है। उसे संदेह है कि उसने कोई गंभीर अपराध किया होगा जिसके लिए उसे कारावास की सजा मिलनी चाहिए। वो स्थिति को समझने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी शुरू में शानदार भोजन की मांग करता है, जिसमें शेव के साथ साथ स्टेक, सलाद, चॉकलेट, सिगरेट और शराब की एक बोतल शामिल होती है।
लॉरेन ने उसे जीवन भर के लिए कैद में छोड़ देने की धमकी दी, लेकिन वह जानता है कि उसकी अंतरात्मा इसकी इजाजत नहीं देगी। यह महसूस करते हुए कि उसका दबदबा है, वह उसकी मांगों को पूरा करने का फैसला करती है और जाने से पहले उसे एक रेजर देती है। घर लौटने पर लॉरेन उंगलियों के निशान स्कैन करती है और उन्हें अपने पारिवारिक मित्र जासूस एमिलियो सांचेज को भेजती है और उनसे जल्द से जल्द उन पर जांच करने के लिए कहती है। बाद में वो उस व्यक्ति द्वारा अनुरोधित सभी चीजें खरीदती है और बंकर में वापस चली जाती है। वह आदमी कई वर्षों तक कारावास में रहने के बाद उत्सुकता से स्वादिष्ट भोजन खाता है। उसके चेहरे से खुशी के आंसू बहते हैं। लॉरेन उसे एक चॉकलेट बार ऑफर करती है, जिससे वो और भी भावुक हो जाता है। वह आदमी खुद को मॉर्गन वॉर्नर बताता है और लॉरेन का हाथ पकड़ लेता है। वह माफी मांगते हुए बताते हैं कि उन्हें मानवीय संपर्क में आए काफी समय हो गया है। मॉर्गन फिर अपनी पिछली कहानी को उजागर करना शुरू करता है। उन्होंने साझा किया कि कैसे 3 दशक पहले उनकी आर्च से मुलाकात हुई और जल्द ही दोस्ती हो गई। वे जुए, पैसे और महिलाओं में अपने साझा हितों के कारण एक हो गए और अंततः बिजनेस भागीदार बन गए। मॉर्गन के अनुसार एक दुर्भाग्यपूर्ण आधी रात को आर्च नशे में था और गाड़ी चला रहा था। मॉर्गन यात्री सीट पर बैठा था। त्रासदी तब हुई जब आर्च ने एक पैदल यात्री को टक्कर मार दी, जिसके परिणामस्वरूप उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। मॉर्गन पुलिस को बुलाना चाहते थे, लेकिन आर्चर ने इसे एक दुर्घटना मानते हुए शव को ठिकाने लगाने पर जोर दिया। दोनों के बीच तीखी बहस हुई और आर्चर ने मॉर्गन को बंकर में ही बंद कर दिया। मॉर्गन ने सोफिया नाम की एक महिला के साथ आर्च के संबंध का भी खुलासा किया, जिसके पास कैथरीन की कमी थी। इस वजह से आर्चर ने उसे अपना जिप्सी रोज कहा। लॉरेन को शुरू में इन दावों पर संदेह हुआ, इसलिए मॉर्गन ने उसे सोफिया का पता दिया और उससे इसे स्वयं जांचने का आग्रह किया। वो उससे हेरोल्ड से पुष्टि करने के लिए भी कहता है, जो वर्षों से आर्चर के साथ है। क्रोधित होकर लॉरेन इन सभी चौंकाने वाले खुलासों को संसाधित करने के लिए संघर्ष करते हुए चली जाती है। फिर भी वो किसी तरह शांत रहने में सफल रहती है। वह एमिलियो से संपर्क करती है और उसे एक निश्चित मॉर्गन वॉर्नर की पृष्ठभूमि की पुष्टि करने का काम सौंपती है। बाद में वो दिए गए पते पर गाड़ी चलाती है और सोफिया से मिलती है। जब सोफिया से उसके पिता के साथ संबंध के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि वह आर्चर से पोकर गेम के दौरान मिली थी। जैसे ही वे अपनी बातचीत जारी रखते हैं, लॉरेन एक युवा लड़के की तस्वीर देखती है और उसके बारे में पूछती है। जवाब में सोफिया ने एक चौंकाने वाली सच्चाई का खुलासा किया। लड़का उसका बेटा एलेक्स है, जो लॉरेन का सौतेला भाई भी है। इस जबरदस्त रहस्योद्घाटन से अभिभूत होकर लॉरेन अपनी आंखों में आंसू लेकर चली गई। बाद में लॉरेन हेरोल्ड के कार्यालय का दौरा करती है और परिवार से इतने बड़े रहस्य को छुपाने के लिए उस पर अपना गुस्सा जाहिर करती है। जवाब में हेरोल्ड बताते हैं कि गोपनीयता बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। लॉरेन किसी अन्य छिपी हुई जानकारी के बारे में पूछताछ करती है, जिस पर हेरोल्ड उसे आश्वस्त करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे नुकसान पहुंचा सकता है। वह ये भी सुझाव देता है कि वह आगे बढ़ जाए। ये दर्शाता है कि वह बाकी जानकारी छिपाकर रखना जारी रखेगा। इसके बाद लॉरेन अपनी माँ के पास जाती है और पूछती है कि क्या वो मॉर्गन वॉर्नर को जानती है, लेकिन नाम की घंटी बजती नहीं है क्योंकि वो उसके बारे में नहीं जानती है। विलियम प्रवेश करता है, तनावग्रस्त दिख रहा है। पूछे जाने पर उन्होंने खुलासा किया कि हर संभव प्रयास करने के बावजूद उन्हें वोट का नुकसान हो रहा है। विलियम ने लॉरेन से उसकी ईमानदारी की प्रतिष्ठा पर भरोसा करते हुए अभियान रैली में शामिल होने का आग्रह किया। वो झिझकते हुए सहमत हो जाती है। उसी रात लॉरेन उत्तर की तलाश में बंकर में फिर से जाती है। वो मॉर्गन से उस पैदल यात्री के शव के ठिकाने के बारे में सवाल करती है जिसे उसके पिता ने दफनाया था। मॉर्गन एक सौदा करता है, यदि वो बाद में उसे मुक्त करने का वादा करती है तो वो दफन स्थल का खुलासा करेगा। लॉरेन अनिच्छा से सहमत हो जाती है और वे बाहर चले जाते हैं। मॉर्गन ताजी हवा से अभिभूत है, वर्षों में पहली बार आजादी का अनुभव कर रहा है। अगले दृश्य में लॉरेन मॉर्गन के निर्देशों का पालन करते हुए जंगल में दफन स्थल तक जाती है। वो खुदाई शुरू करती है और मॉर्गन की कहानी की पुष्टि करते हुए एक मानव खोपड़ी निकालती है। वह अवशेषों को फिर से दफना देती है और मॉर्गन को बंकर में लौटा देती है। अपने पिता की क्रूरता के बावजूद वो उसे अपना धातु कॉलर फिर से पहनने का आदेश देती है। मॉर्गन ने उससे विश्वासघात न करने की विनती की, एक ईमानदार वकील के रूप में उसकी पहचान की अपील की और उससे अपने पिता के नक्शे कदम पर न चलने का आग्रह किया।
मॉर्गन ने भी अपनी पीड़ा साझा करते हुए बताया कि कारावास के कारण वो अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके। वो उससे विनती करता है कि वह उसे अपने शेष वर्ष शांति से बिताने दे, बिना किसी नुकसान के उनके जीवन से गायब होने की कसम खाता है। लेकिन उसके हार्दिक स्पष्टीकरण के बावजूद लॉरेन अब किसी भी चीज के बारे में अनिश्चित है, माफी मांगती है और चली जाती है। इसके बाद लॉरेन मॉर्गन वॉर्नर के बारे में किसी भी जानकारी के बारे में पूछताछ करने के लिए जासूस को बुलाती है। हालांकि जासूस ने उसे सूचित किया कि इसमें कुछ और दिन लग सकते हैं, जिससे उसे मॉर्गन की विश्वसनीयता पर संदेह हो गया। अगले दिन लॉरेन अपने अदालती मामले के लिए मार्गदर्शन मांगने की आड़ में अपने भाई के कार्यालय में जाती है। वह एक काल्पनिक परिदृश्य प्रस्तुत करती है, पूछती है कि वह उस व्यक्ति के साथ क्या करेगा जिसके पास परिवार के सभी रहस्य हैं और जो खतरा पैदा करता है। जवाब में विलियम 2 विकल्प प्रदान करता है, व्यक्ति के शरीर को नदी में बहा देना या उन्हें हमेशा के लिए गायब होने के लिए भुगतान करना। लॉरेन राजनीति के प्रति अपने भाई की योग्यता को पहचानती हैं। सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद लॉरेन एक बैग के साथ बंकर में लौट आती है और मॉर्गन से वादा करती है कि मुक्त होते ही वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। इसके बाद वह हेरोल्ड के पास जाती है और उससे उस व्यक्ति के लिए $10 लाख और एक निजी जेट की व्यवस्था करने के लिए कहती है जिसके साथ उसके पिता ने अन्याय किया था। मकसद के बारे में हेरोल्ड की पूछताछ के बावजूद वो इसका खुलासा नहीं करने का विकल्प चुनती है। बाद में जैसे ही मॉर्गन जाने की तैयारी करता है, लॉरेन उससे पूछती है कि क्या उसके पिता ने उसके बारे में कुछ बताया है। मॉर्गन ने खुलासा किया कि आर्चर को अपनी बेटी पर बहुत गर्व था, लेकिन उसे ये पसंद नहीं था कि वो उसके दोस्तों का विरोध करती थी। इस बिंदु पर मॉर्गन ने एक और रहस्य साझा किया, उसका भाई विलियम यूनियन प्रतिनिधियों को रिश्वत देता रहा है। क्रोधित होकर लॉरेन तुरंत अपने भाई के कार्यालय पहुंची और उससे भिड़ गई। जवाब में विलियम स्वीकार करते हैं कि रैंक में आगे बढ़ने के लिए रिश्वतखोरी आवश्यक है और दावा करते हैं कि उनके पिता ने भी जिला अटॉर्नी के रूप में उनकी स्थिति को सुरक्षित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। ये सब सुनकर क्रोधित लॉरेन अपने भाई को थप्पड़ मारती है और उसे दोबारा धोखा न देने की चेतावनी देते हुए चली जाती है। अगले दृश्य में मॉर्गन अंततः स्मृति चिन्ह के रूप में एक शतरंज का टुकड़ा लेकर बंकर छोड़ देता है। जैसे ही वह बाहर कदम रखता है, वह ताजी हवा में सांस लेता है और मुक्ति की भावना का अनुभव करता है। लॉरेन उसे निजी जेट तक ले जाती है, जहां हेरोल्ड उसे नए पहचान पत्र प्रदान करता है और उसे अपने खाते के धन के बारे में जानकारी देता है। जब हेरोल्ड और मॉर्गन जेट पर चढ़ते हैं, लॉरेन उस जगह को साफ करने के लिए वापस बंकर में चली जाती है। इस दौरान उसे बिस्तर के नीचे जहर की एक बोतल मिलती है, लेकिन वो ये सोचकर प्रतिक्रिया नहीं करती कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। दूसरी ओर एमिलियो मॉर्गन की फाइल का पता लगाता है और शाम को उसे लॉरेन के आवास पर पहुंचा देता है। कैथरीन घर पहुंचती है और पैकेज खोलती है। कुछ क्षण बाद लॉरेन कमरे में प्रवेश करती है और देखती है कि उसकी मां डर के मारे उसके पैकेज को देख रही है। कैथरीन ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए पूछा कि लॉरेन के पास कार्सन थॉमस की तस्वीर क्यों है। लॉरेन स्पष्ट करती है कि उसका वास्तविक नाम मॉर्गन है और सच्चाई से खुलासा करती है कि उसके पिता ने उसे लंबे समय तक बंकर में कैद रखा था। जवाब में कैथरीन ने एक चौंकाने वाला रहस्य उद्घाटन किया, वह आदमी वास्तव में एक क्रूर सीरियल किलर है। कैथरीन पूछती है कि वह अभी कहाँ है, जिस पर लॉरेन उसे बताती है कि उसने उसे घबराहट की स्थिति में छोड़ दिया था। लॉरेन हेरोल्ड और पायलट के निर्जीव शरीरों को देखने के लिए हवाई अड्डे पर पहुंचती है। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि मॉर्गन अब उसकी मां के पीछे है। इसके बाद लॉरेन तेजी से घर लौटती है और जब उसे कैथरीन वहां नहीं मिलती तो वो घबरा जाती है। भयभीत होकर वो बंकर की ओर भागती है और देखती है कि उसकी मां बेहोश पड़ी है। जैसे ही वह अपनी मां की जांच करती है, मॉर्गन छाया से बाहर आती है और लाइट बंद करके क्षेत्र को अंधेरे में डुबो देती है। फिर वह अचानक हमला करता है और उसे बांध देता है। होश में आने पर मॉर्गन ने वास्तविक सच्चाई का खुलासा किया कि वह वही था जिसने उसके पिता को जहर दिया था और अंततः उनकी जान ले ली। वो उस रात का भी जिक्र करता है जब उसने कैथरीन को एक गोली दी और उसके साथ जबरदस्ती की। आर्चर ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया, जिससे विवाद हो गया और परिणामस्वरूप एक पैदल यात्री से टक्कर हो गई। आगे के खुलासे से संकेत मिलता है कि आर्चर की आपत्तियों के बावजूद मॉर्गन ने ही शव को दफनाया था। जब मॉर्गन ने पूरी तरह से दोष आर्चर पर मढ़ने का प्रयास किया, तो आर्चर ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसे शारीरिक रूप से वश में कर लिया और उसे बंकर में कैद कर दिया। ये सब सुनने के बाद लॉरेन ने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की और उसे आश्वासन दिया कि उसके परिवार ने वर्षों तक उसके साथ जो कुछ भी किया, उसके लिए वो उसे न्याय दिलाने में मदद करेगी।
हालांकि मॉर्गन का दावा है कि वो सिर्फ बदला लेना चाहता है और उन्हें वही दुख सहने की इच्छा व्यक्त करता है जो उसने 3 दशकों तक झेला है। वो प्रत्येक सदस्य के बारे में अपने रहस्यों का फायदा उठाकर परिवार की प्रतिष्ठा को नष्ट करने की अपनी रणनीति का भी खुलासा करता है। एक नाटकीय मोड़ में अंततः उसने खुद को लॉरेन का जैविक पिता बताया, जिससे वो स्तब्ध रह गई। जैसा कि यह सब हो रहा है, कैथरीन, जो अपने होश में वापस आ गई है, जमीन से बंदूक उठाती है और उसके सिर में गोली मार देती है, जिससे अंततः उसकी मौत हो जाती है। कहानी अपने अंत तक पहुंचती है जब माँ और बेटी ने बंकर को गैसोलीन में भिगो दिया और आग लगा दी, जिससे एक ज्वलंत निष्कर्ष निकला।